चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इस कहानी की शुरुआत होती है शंकरन से। शंकरन सो के उठता है और देखता है उसके दादा दादी तैयार हो चुके हैं वोट देने जाने के लिए। वो लोग सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि वो लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं। उसके दादा दादी ने जाते जाते जल्दी से कहा कि आज हम लोग अपने रूलर को चुनने के लिए जा रहे हैं। रूलर्स यानी कि शासक। जैसे पहले राजा और महाराजा शासक हुआ करते थे, आजकल हम लोग अपना शासक खुद चुनते हैं वोट करके। अगर पास्ट की बात करें तो उस टाइम में किस तरह से राजा को चुना जाता था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राजा को कॉमन पीपल चुनते थे। कॉमन पीपल को जना कहा गया है, लेकिन 3000 साल पहले कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उस टाइम में कुछ लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके भी राजा बन जाते थे। अश्वमेधा, हॉर्स सेक्रीफाइस, इन सब रिचुअल्स में से ही एक था। एक घोड़े की रस्सियों को खोल दिया जाता था और उसे घूमने दिया जाता था। घोड़े को गार्ड करते थे राजा के लोग। अगर वो घोड़ा चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच जाए तो वहां के राजा को इस राजा से फाइट करना पड़ता था। अगर वो घोड़े को रोकते हैं, अगर वो घोड़े को जाने देते हैं, तो इसका मतलब होता था कि उन्होंने ये चीज मान लिया कि जिसने घोड़े को छोड़ा है वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस तरह के राजा को यज्ञ में इनविटेशन दिया जाता था और जो राजा इस तरह के सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करता था उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। इस तरह के सैक्रिफाइसेस को स्पेशली ट्रेंड पंडित लोग करते थे, जिसके बदले उनको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते थे। जो लोग वहाँ इनविटेशन पर आते थे वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। राजा ऐसे रिचुअल्स का सेंट्रल फिगर होता था। उसके लिए स्पेशल सीट होती थी, सिंहासन काइंड ऑफ। उसका थ्रोन सबसे अलग होता था, मुकुट जो सर पर लगाते हैं, और उसके पास टाइगर का स्किन भी होता था। उसका चैरियटर जो उसके घोड़े की देखभाल करता है युद्ध के दौरान, वो उसके वीर और बहादुर होने की कहानियाँ सुनाता है। उसके रिलेटिव्स, स्पेशली उसके वाइफ और उसके बच्चे, ये लोग भी परफॉर्म करते हैं छोटे छोटे रिचुअल्स। बाकी राजा बस स्पेक्टेटर्स की तरह बैठकर देखते हैं इन सब रिचुअल्स को। पंडित सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है और होली वाटर स्प्रिंकल करता है राजा के ऊपर। आम लोग जैसे कि विष और वैश्या, ये लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं राजा के लिए। कुछ लोग जिनको पंडितों के द्वारा शूद्र कहा गया है वो बहुत सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बात करेंगे वर्णास के बारे में। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो नॉर्थ इंडिया में लिखी गई है, स्पेशली गंगा और यमुना के रीजन में। कई बार ऐसे बुक्स को लेटर वैदिक कहा गया है क्योंकि इसे ऋग्वेदा के बाद कंपोज किया गया था। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके साथ और भी कई किताबें हैं। ये सब पंडितों के द्वारा कंपोज किया गया था और इनमें ये चीज़ें लिखी हुई है कि रिचुअल्स को कैसे किया जाए। सोसाइटी के कुछ रूल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। उस टाइम सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे कि प्रीस्ट हो गए, वॉरियर्स हो गए, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। कुछ प्रीस्ट्स एंड वॉरियर्स रिच थे, कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स की तरह। इनके अलावा हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिश फोक और हंटर्स एंड गैदरर्स, ये सारे पुअर थे। प्रीस्ट ने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए थे लोगों को, जिसे वर्ण कहा गया। जिस तरह के वो काम करते थे उसी से उसके वर्ण का पता चलता है। पहला वर्ण ब्राह्मण्स का था। ब्राह्मण से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वेदास को पढ़ें और उसे पढ़ाएं, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करें और इसके बदले उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलते थे। दूसरे नंबर पर रूलर्स आते हैं जो कि क्षत्रिय के नाम से आप जानते हैं। उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो फाइट करें बैटल्स में और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। तीसरे नंबर पर विष और वैश्या आते हैं। ये लोग फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स थे। क्षत्रिय और वैश्या ये दोनों ही परफॉर्म कर सकते थे सैक्रिफाइसेस को। लास्ट एंड फोर्थ नंबर पे शूद्रास आते हैं। ये बाकी तीनों ग्रुप्स की देखभाल करते थे और इन्हें कोई रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करना था। अक्सर वुमेन को भी इसी ग्रुप में रखा जाता था। दोनों को ही वेदास पढ़ने की परमिशन नहीं थी। प्रीस्ट ने फिर ये डिसाइड किया कि बर्थ के अकॉर्डिंग ही उसका वर्ण डिसाइड होगा। जैसे कि किसी के माता और पिता ब्राह्मण हैं तो वो भी ब्राह्मण होगा। इसके बाद अनटचेबल का कॉन्सेप्ट आता है।
अनटचेबल में कुछ क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स को रखा गया था। इनके अलावा जो लोग मरने के बाद के रिचुअल्स को करते थे उनको भी अनटचेबल्स में रखा गया था। कुछ लोगों ने इस तरह के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि कुछ राजा को लगता था वो प्रीस्ट से सुपीरियर हैं, और कुछ लोग इसलिए फॉलो नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये सब बर्थ पे डिसाइड नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों को लगता था कि किस तरह का ऑक्यूपेशन है उससे कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं, तो इसलिए वो वर्नास को फॉलो नहीं करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि रिचुअल्स सब परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी को गलत बताया था। इस तरह के रीजंस जहां प्रीस्ट्स की इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड थी वो नॉर्थ ईस्ट में है क्योंकि वहाँ सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ही कम थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनपद्स के बारे में। जो राजा बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे उन्हें राजा ऑफ जनपद्स कहा जाता था। जनपद का मतलब है वो ज़मीन जहाँ लोगों के कदम पड़े और वो लोग वहाँ सेटल हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे जनपद्स मिले हैं। इनमें से एक है पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में, और अतरंज खेरा जो कि ईथ के पास है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। इन्हें जो चीज़ें मिली है उससे ये पता चलता है कि लोग हट्स में रहते थे, झोपड़ी में, और कैटल्स को रखते थे, साथ में कुछ और जानवर भी रखते थे। जो क्रॉप्स वो लोग उगाते थे उसमें थे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, सुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। मिट्टी के पॉट्स बनाते थे वो लोग। इनमें से कुछ ग्रे कलर के थे और बाकी रेड कलर के। कुछ ऐसे भी पॉट्स मिले हैं जो पेंटेड डिजाइन्स में थे। इनका नाम दिया गया पेंटेड ग्रे वेयर। इसमें सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को पेंट किया होता था। अब बात करते हैं महाजनपद्स के बारे में। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद्स बाकी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और इनको ही महाजनपद्स कहा गया। महाजनपद्स का कैपिटल सिटी होता था। इनको अक्सर फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड मतलब किले में बदल दिया जाता था। बड़े बड़े वॉल्स बना दिए जाते थे इनके बॉर्डर्स पर। ये वॉल्स लकड़ियों के, ईंटों के और पत्थरों के बने होते थे। फोर्ट शायद इसीलिए बनाए गए होंगे क्योंकि लोगों को इस बात का डर था कि दूसरे राजा हमला कर सकते हैं और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते थे। कुछ राजा बड़े बड़े वॉल्स इसलिए बनाते थे ताकि वो ये दिखा सकें कि वो कितने रिच और पावरफुल हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों को और ज़मीन को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता था। इस तरह के वॉल्स बनाने में बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रिक्स को और स्टोन्स को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है और उसके बाद बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती थी जिसके लिए हज़ारों औरतों, मर्दों और बच्चों को काम पर लगाया जाता था। जो नए तरह के राजा थे वो आर्मी को मेंटेन करने लग गए थे। सोल्जर्स को पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो गई थी एज ए सैलरी। जिस राजा के लिए वो काम करते थे वो उनको पेमेंट करता था। पेमेंट्स कॉइन्स में किए जाते थे। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में कि किस तरह के कॉइन्स उस टाइम में चलते थे। बात अगर टैक्सेस की करें, क्योंकि महाजनपद के रूलर्स बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे थे, बड़े बड़े आर्मीज को मेंटेन कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। इसके लिए वो ऑफिशियल्स को भेजते थे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। उससे पहले तो जब लोग राजा से मिलने आते थे ओकेजनली गिफ्ट्स लेकर आते थे, लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी तो जो राजा थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। टैक्सेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था वो क्रॉप्स पे था। क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मर्स थे तो उन लोगों ने फिक्स किया था कि 1/6 पार्ट वो लोग टैक्स में देंगे जो भी उस साल में प्रोड्यूस हुआ है। इसको भाग कहा जाता था, डैट मीन्स शेयर। जो क्राफ्ट पर्सन थे टैक्स उनको भी देना पड़ता था। वो लोग अपने लेबर के फॉर्म में टैक्स देते थे। जैसे कि एक वीवर है वो एक दिन किंग के लिए जाकर काम करता था 1 महीने में। जो हर्डर्स थे जो पशु को पालते थे वो लोग भी टैक्स देते थे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स या फिर एनिमल प्रोड्यूस। जो ट्रेडर्स थे उनको भी टैक्स देना होता था। जो भी चीज़ें वो खरीद कर लाते हैं उसमें या फिर जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं उसमें। हंटर्स और गैदरर्स ये लोग भी टैक्स देते थे। जो भी फॉरेस्ट में इनको मिलता था उसका कुछ पार्ट ये राजा को देकर आते थे। एग्रीकल्चर में चेंजेस की अगर बात करें तो 2 बड़े चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में। लोगों ने लोहे के हल को यूज़ करना शुरू कर दिया था जो कि हेवी होता था। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें लकड़ी के हल से तो
इससे खेत की जुताई अच्छी होती थी और फसल भी अच्छी होने लगी। सेकेंड चेंज जो उस टाइम में आया था वो था ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब क्योंकि खेती करने के लिए लोग क्या करते थे कि बीजों को खेत में डाल देते थे सीधा जोत के, और उसके बाद उसमें से पौधे निकल आते थे। लेकिन अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, सीड्स को वो लोग उस टाइम में ले जाकर फील्ड में बोने लगे जब उसमें से पौधे ऑलरेडी निकल चुके होते थे। क्योंकि सीड्स को अगर डायरेक्टली हम लोग फील्ड में ऐसे डाल रहे हैं तो उसमें कुछ सीड्स में से पौधे नहीं निकलते थे, जो जगह बची हुई रह जाती थी अनप्रोडक्टिव। अब क्योंकि फील्ड में हर जगह पौधे लगे हुए हैं तो प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज हो गया। ये बहुत ही मेहनत का काम होता था, तो इस काम को करने के लिए दास और दासियों को कहा जाता था, जो कि स्लेव्स होते थे। और इस काम को कुछ लेबर्स भी करते थे जिनको कि कामकार्स कहा गया था। ये कामकार्स इस तरह के लोग हुआ करते थे जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती थी। तो फिर चलते हैं और मगध के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, जो कि आपको प्रेजेंट डे बिहार में मिलेगा। 200 साल में मगध एक बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद हो गया था। गंगा और सोन नदी यहाँ से बहती थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और फर्टाइल लैंड के लिए। मगध के कुछ पार्ट्स में जंगल भी थे जिसमें एलिफेंट्स रहते थे। एलिफेंट्स को पकड़ा जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। जंगलों से लकड़ियां लाई जाती थी घर बनाने के लिए, कार्ट्स एंड चैरियट्स बनाने के लिए। वहाँ आयरन ओर भी था जिससे वेपन्स एंड टूल्स बनाए जा सकते थे। मगध में दो बहुत पावरफुल रूलर्स हुए थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का ही बेटा है। ये लोग बहुत एग्रेसिव थे और दूसरे जनपद को जीतने की कोशिश करते थे। एक और रूलर जो मगध के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है महापद्मनंदा। ये सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट तक कंट्रोल करते थे। मगध की राजधानी राजागृह हुआ करती थी, जो कि प्रेजेंट डे राजगीर के नाम से जानते हैं आप। बाद में कैपिटल सिटी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया, जो कि प्रेजेंट डे पटना के नाम से जानते हैं। 2300 साल पहले एक रूलर हुआ करता था अलेक्जेंडर नाम का। ये मैसेडोनिया यूरोप में रहता था और इसको वर्ल्ड को कॉन्कर करना था। पूरी दुनिया को तो ये कॉन्कर नहीं कर पाया, लेकिन इसने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया था, वेस्ट एशिया को कॉन्कर किया था। इसके बाद वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया। 20 नदी के बैंक्स तक वो पहुंच गया था। इसके बाद जब उसने अपने सोल्जर्स को कहा ईस्ट में चलने के लिए तो उसके आर्मी ने मना कर दिया और वो लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूलर्स के बारे में सुना था, पैदल चलने वाली बड़ी आर्मीज, चैरियट्स के बारे में और एलिफेंट्स के बारे में सुना था। मगध बहुत पावरफुल किंगडम बन गया था। जस्ट उसके बगल में वाजी था जिसका कैपिटल वैशाली था, ये भी बिहार में है। यहाँ पे अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसको जना या संघ कहा जाता था। इस तरह के गवर्नमेंट में कोई एक रूलर नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स होते थे, कभी कभी थाउजेंड्स में होते थे और सबको ही राजा कहा जाता था। ये राजा एक साथ मिलकर रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। वो असेंबलीज में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि अब क्या किया जाना चाहिए और कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमी हमला करता है तो वो असेंबली में ये डिसाइड करते थे कि इस सिचुएशन से अब कैसे बाहर आए। इस तरह के असेंबलीज में दासों को और कामकार्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। बुद्ध और महावीर जो बिहार से आते हैं वो इस तरह के ही गणा और संघ का हिस्सा थे। इसके डिटेल्स आपको मोस्टली बुद्धिस्ट बुक्स में मिलते हैं। गणा एक ग्रुप को बोला जाता है जिसके कई सारे मेंबर्स होते हैं, और संघ का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर एसोसिएशन। एक बुद्धिस्ट बुक है दिग्घा निकाया, इसमें बुद्धा के स्पीचेस लिखे हुए हैं और वाजी के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसको 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वाजी की अगर बात करें तो अजातशत्रु वाजी को अटैक करना चाहता था। वो अपने एक मंत्री को भेजता है वासकरा बुद्धा के पास उसकी एडवाइस लेने के लिए। बुद्धा उनसे पूछते हैं कि क्या वाजी फ्रिक्वेंटली मिलते हैं असेंबलीज में, और जब उन्हें पता चलता है कि वो लोग रेगुलरली मिलते हैं, वाजी तब तक सफल होते रहेंगे जब तक कि वो फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज करते रहेंगे, जब तक वो साथ में रहेंगे और मिले हुए रहेंगे। जिस रूल्स पे उसको बनाया गया था उस रूल्स को फॉलो करेंगे, बड़ों को सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। वाजी वुमेन कभी अगर कैप्चर नहीं हुए बाय
बाय फोर्स। चैत्यास जो लोकल टेम्पल्स होते हैं वो मेंटेन रहे टाउन्स में और विलेजेस में। सेंट्स जो अलग अलग बिलीफ्स को फॉलो करते हैं उनकी रिस्पेक्ट होते रहे और वो कभी भी देश में आ सकते हैं और जा सकते हैं फ्रीली। जब तक वाजीज में ये सब चीज़ें होती रहेंगी तब तक वो फलता फूलता रहेगा। बहुत सारे पावरफुल किंगडम के राजा ने संघ को कनकर करने का ट्राई किया। लगभग 1500 साल पहले तक संघ बचा हुआ था जब गुप्ता रूलर्स ने उसको कनकर किया। गुप्तास के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी टाइम पीरियड में। अगर बाकी दुनिया की बात करें, एथेंस में एक गवर्नमेंट सेटअप हुई थी जिसको उन लोगों ने डेमोक्रेसी कहा था, जो लगभग 200 साल चली थी। सारे लोग जो 30 साल से ऊपर के थे उनको फुल सिटीजन्स बोला गया था। असेंबली बनाई गई थी जिसमें एक साल में कम से कम 40 बार डिस्कशंस होते थे इम्पोर्टेंट मैटर्स पे। सारे सिटीजन्स मीटिंग अटेंड कर सकते थे। जो पोजीशंस बनाए गए थे उसमें लॉटरी के थ्रू अपॉइंटमेंट्स होता था। जिनको भी लगता था कि वो उस पोजीशन के लिए अच्छे हैं वो लोग अपना नाम दिया करते थे, फिर लॉटरी से डिसाइड किया जाता था। सिटीजन्स से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगे। औरतों को सिटीजन्स नहीं माना गया था और जो फॉरेनर्स थे जो एथेंस में रहते थे जैसे कि मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स, उन लोग को भी सिटीजनशिप नहीं मिली थी। एथेंस में हजारों स्लेव्स थे जो माइंस में, फील्ड्स में और घरों में काम करते थे और वर्कशॉप्स में भी काम करते थे। उनको भी सिटीजन्स नहीं माना गया था। इसके साथ ही इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय।